हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, और टॉपिक का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, इस टॉपिक में दो तीन मेजर चीजें हैं जो हमको डिस्कस करनी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। दोनों के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, पर क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है। तो क्या हमारे ऑर्गन्स इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं। याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे घर की अगर हम बात करें, हमारे घर में जो वायरिंग होती है, इस वायरिंग की मदद से हम स्विच बोर्ड को और फैन को, या स्विच बोर्ड को और लाइट को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही स्विच बोर्ड में से आप बटन को ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाता है, किसी और बटन को ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है। ये फैन और लाइट मतलब हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है ऐसा बोलना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए हमारे स्विच बोर्ड के कंट्रोल में। तो ऑब्वियसली हमारे स्विच बोर्ड के कंट्रोल में है हमारा फैन और लाइट। तो हमारे फैन को हमारे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करने वाला है वायर, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे ऑर्गन से कनेक्ट करने वाला है न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं नर्व का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नर्व। तो चलिए, तो हम लोगों को इस चैप्टर में तीन चीजें मेजरली पढ़नी है। एक पढ़ना है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा हमें पढ़ना है नर्व्स। ठीक है, पर वो सब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे टर्म्स डिस्कस करने हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है होम्योस्टैसिस। अब ये क्या चीज होती है? याद रखना, इट इज एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी एनवायरमेंट। ये हमारी बॉडी की खासियत है। क्या है हमारी बॉडी की एबिलिटी? एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी एनवायरमेंट। देखो, एक चीज हम सबको मालूम है, अगर कभी हम एक्सरसाइज करने के लिए मान लीजिए जिम चले गए, तो जिम जाने के बाद क्या आप वर्कआउट करेंगे? करेंगे। वर्कआउट करने के लिए आप सबसे पहले वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के लिए ज्यादातर लोग रनिंग करते हैं। मान लीजिए मैं रनिंग करने के लिए पहुंचा, तो रनिंग करने के लिए अगर मैं पहुंचूंगा तो क्या मेरी बॉडी में कोई चेंजेस शो होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे कि क्या चेंज शो होगा? पहली चीज तो मेरा हार्ट रेट जो है वो धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। अगर हार्ट रेट मेरा बढ़ने लगा है तो क्या मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या इस दौरान मेरा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा? मेरी सांसें तेज होंगी? बिल्कुल होंगी। अच्छा, क्या इस टाइम पे मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा? तो हाँ भाई, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। पर क्या जब हम एक्सरसाइज करके फ्री हो जाते हैं तब भी ये सारी कंडीशंस, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, क्या ये सब के सब हाई रहते हैं, या ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं? क्या होता है? तो आप सबको मालूम है, ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्टेट पर, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? तो इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स ओन एनवायरमेंट, या बोलो एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी एनवायरमेंट। तो हम जैसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर बाद में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को कंट्रोल करके बैक टू नॉर्मल ले आती है। इस कंडीशन को बोलेंगे होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड यहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन। जरा कोऑर्डिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई, ये क्या चीज है? कोऑर्डिनेशन, वैसे नाम सुनते ही क्या लग रहा है? कोऑर्डिनेशन सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम बॉडी के टर्म्स में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आपको याद रखना है कि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे ऑर्गन्स कभी भी किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए अकेले काम नहीं करते, साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करते हैं, जिसके बाद काम तो होता है पर काफी प्रिसीजन के साथ होता है, मतलब काम में गलती नहीं होती। तो और एक और चीज है, हमारी बॉडी में गलती का स्कोप भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हमने अपने बॉडी में कर ली तो हमारी जान जा सकती है। तो जिंदा रहना है तो गलतियां नहीं करनी है, इसलिए हमारी बॉडी मिलजुल के काम करती है। प्रोसेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो मैं लिख देता हूं, इट इज द प्रोसेस
in which it is the process in which body organs function together to carry out any specific function. मतलब सीधे सी चीज क्या है, यहां लिखा है कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच बॉडी ऑर्गन फंक्शन टुगेदर, मतलब बॉडी के ऑर्गन साथ में काम करेंगे, और साथ में काम करेंगे तो कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल फायदा है। क्या फायदा है? ये साथ में अगर काम करेंगे तो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन में बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन जो हमने टर्म यूज किया है, क्या ये कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हमारी बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन है या कोई स्पेशल सिस्टम है? तो बिल्कुल, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए एक सिस्टम मिलता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम। अब कोई पूछे कि इंटीग्रेटिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे कराता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे मसल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हमारे मसल्स की बात करते हैं। ये हमारा हाथ है और ये मेरा बाइसेप्स। क्या है? ये बाइसेप्स है। अगर बाइसेप्स जो है, अगर हमारे बाइसेप्स जो है इनको वर्क करना है, हमारे बाइसेप्स को अगर वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एनर्जी, है ना? ये हमारे बाइसेप्स के क्या है? मसल्स। और मसल्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मसल्स को चाहिए है एनर्जी। एनर्जी से हमारा मतलब क्या है? एटीपी। और एटीपी बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी? तो एटीपी बनाने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है। दो कौन कौन सी चीजें? और से देखिए, सबसे पहली चीज तो एटीपी बनाने के लिए आपको चाहिए है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है ये मसल के पास पहुंचना चाहिए। कहां से पहुंचेगा? लिवर से पहुंचेगा। लिवर के पास ग्लूकोज कहां से आया? डाइजेस्टिव सिस्टम से आया। तो नोटिस करने लायक चीज ये है, एक्सरसाइज करना है मसल को, और मसल को एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज कहां से आने वाला है? पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद लिवर, और लिवर ग्लूकोज को मसल तक पहुंचा देगा। पर क्या अकेला ग्लूकोज की प्रेजेंस में एनर्जी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो हमको एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज ऑक्सीजन। तो हम सबको मालूम है ग्लूकोज लाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी? किसकी हेल्प की जरूरत पड़ गई? हमें जरूरत पड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर की। और ऑक्सीजन लाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? लंग्स की या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सही बात है। पर एक बात देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर ग्लूकोज को डायरेक्टली मसल तक तो लेके आएगा नहीं। लेके कौन आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आएगा। और ऑक्सीजन जो है वो भी डायरेक्टली लंग्स से हमारे मसल्स के पास थोड़ी ना आएगी, उसको भी कोई लेके आएगा। कौन लेके आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आएगा। मतलब सिंपल सी चीज क्या है, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लाने वाले जो लाने वाला जो है, और जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पे किस किस की रिक्वायरमेंट हमको पड़ गई? हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मसल्स का फंक्शन कैरी आउट करवाने के लिए या मसल्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए तीन सिस्टम हमने नोटिस किए। सबसे पहला सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। सेकेंड सिस्टम के नाम पे हमको चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको क्यों चाहिए? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मसल तक ले जाने के लिए हमको कौन सा सिस्टम चाहिए? सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। तो भैया तीसरा सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, तब जाके मसल क्या कर पाएगी? एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी और एक्सरसाइज कर पाएगी। तो क्या इतने सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? हाँ। और एक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए इतने सारे ऑर्गन जब साथ में काम करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन। तो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स आर फंक्शनिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसको हमने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन। चलिए, अब कोऑर्डिनेशन करवाने वाले सिस्टम का नाम होता है इंटीग्रेटिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो चलिए जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग है इंटीग्रेटिव सिस्टम।
इंटीग्रेटिव सिस्टम टोटल दो सिस्टम्स को मिला के बना है। दो ऑर्गन सिस्टम को जब हम मिलाते हैं तब फॉर्मेशन होता है कौन से सिस्टम का? इंटीग्रेटिव सिस्टम का। सबसे पहला सिस्टम है न्यूरल सिस्टम, और जो सेकंड सिस्टम है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो टोटल कितने सिस्टम चाहिए? दो सिस्टम चाहिए। पहला सिस्टम कौन सा? न्यूरल सिस्टम। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो न्यूरल सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और हम सबको एक बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्लो फंक्शंस नहीं करते, रैपिड और फास्ट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए आगे एक हॉट प्लेट रखा हुआ है, एक तवा रखा हुआ है, तवा जानते हैं उस पर रोटियां फुल्कियां सेकते हैं आप लोग। अगर उस रोटी और सेकने के बाद वो तवा एकदम गर्म कंडीशन में रखा हुआ है गैस के ऊपर, अगर हम उस तवे को जाके अपना हाथ लगा दें, अगर हमारा हाथ उस तवे पे पड़ जाए तो क्या हमारा हाथ वहीं रह जाएगा, जलता रहेगा, कि उसको हम हटा लेंगे? तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि हम अपना हाथ को हटा लेंगे। सही बात है, और ये होता भी है। अब ऐसा क्यों हो पाया और इतने जल्दी क्यों हो गया? तो आंसर इज न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में एकदम रैपिड और फास्ट फंक्शनिंग करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में ज्यादा देर नहीं लगाता। ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम भी है। एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, पर ये इतना ज्यादा रैपिड रिस्पॉन्स शो नहीं करता। पर हाँ, एक चीज जरूर है, नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर बॉडी के किसी एक आध दो स्पेसिफिक पॉइंट पर कंट्रोल करता है। पर एंडोक्राइन सिस्टम जब भी काम करेगा तो उसका असर पूरी बॉडी पे दिखाई देता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूरल सिस्टम इज वेरी फास्ट। कैसा होता है बताना? वेरी फास्ट। पर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लो। बहुत फास्ट नहीं है पर स्लो है। सेकेंड चीज, अगर ये फास्ट है तो क्या फास्ट होना काफी है? नहीं। ये अगर स्लो है तो क्या स्लो होने से कोई नुकसान है? नहीं। याद रखना, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो तो है पर इसका इफेक्ट कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग। याद रखना, ये कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। यहां पे जो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। पर यहां न्यूरल सिस्टम में जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो आप बोलेंगे शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब अगर आपका एक बार हाथ जल गया तो जलते ही आपने हाथ को एक बार हटाया, बार बार तो हटाओगे नहीं, क्योंकि एक बार जला था, हाथ जलते ही आपने हटा लिया। अब जैसे ही आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, अब क्या अपना हाथ पीछे ही ले जाते रहोगे? कभी तो रुकोगे ना। हाँ, तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? जब जरूरत होती है तब आपको आपको एक रैपिड रिस्पॉन्स शो करता है, पर वो रैपिड रिस्पॉन्स बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। पर एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। अब एक चीज याद रखना, न्यूरल सिस्टम जो है शॉर्ट लिव्ड है, फास्ट है, पर साथ ही साथ जो न्यूरल सिस्टम होता है इसकी एक और खासियत है, ये शो करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कैसा कनेक्शन शो करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है अभी देख लेते हैं। लिख दो पहले, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से मतलब ये है, हमने अपना हाथ तवे पे रख दिया था गलती से, तो हमने अपना हाथ पीछे खींचा। पर एक बात बताइए, हाथ जला तो हाथ को खींचा ना, हाथ जलने पे पैर तो नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारा नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो करता है। जिस पार्ट को प्रॉब्लम होगी उस ही पार्ट पे क्या शो होगा? रिस्पॉन्स शो होगा। चलेगा? इसलिए हम क्या बोलते हैं कि न्यूरल सिस्टम कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो करता है। तो क्या एंडोक्राइन सिस्टम भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक हार्मोन सुना है, हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। अगर नहीं भी सुना है तो हर कोई समझ सकता है ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा। ऑब्वियसली ग्रोथ करवाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ शो करता है। और इस हार्मोन की खासियत क्या है? ये हमारे हाथ या पैर में ग्रोथ शो नहीं करता है, ये हमारी कंप्लीट बॉडी में ग्रोथ शो करता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे याद रखेंगे कौन सा हार्मोन? एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? ये शो करेगा वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये स्लो वर्क करेगा पर बहुत लंबे समय तक वर्क करेगा। साथ ही साथ इसका रिस्पॉन्स कैसा है? वाइड स्प्रेड। एग्जाम्पल के नाम पे हमने लिखा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन
बचपन से लेके काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में सीक्रेट होगा, और जब तक ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होता रहेगा वैसे वैसे हमारी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहेगी। सही बात है। तो ग्रोथ क्या हमारी ग्रोथ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है कि लंबे समय के लिए होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसलिए हमने इसका रिस्पॉन्स कैसा लिखा है, एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक। सही बात है। तो ये कुछ हमने डिफरेंसेस लिख लिए हैं, किसके बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इन दोनों को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम, और इंटीग्रेटिव सिस्टम का फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन करवाना। क्या करवाना, कोऑर्डिनेशन करवाना। अब देखो, अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। हमें अब डिस्कशन करना है अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस बारे में बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलिए मैं एडिंग डाल देता हूं एक बार। हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी पहले मैं एक बार लिख देता हूं न्यूरल सिस्टम में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए, न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो न्यूरल सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूरल सिस्टम में तीन बेसिक चीजें हैं, तीन मेजर चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तीन बेसिक चीजें कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज का नाम है ब्रेन, सेकंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड वन इज नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब याद हमें ये रखना है कि ये जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, तो आप बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड, नर्व्स की अगर हम बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सारे के सारे नर्व्स जो हैं उन्हें मिला के हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिफेरल नर्वस या न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम जो है इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए, तो न्यूरल सिस्टम में तीन पार्ट हमने कर दिए। एक कर दिया हमने ब्रेन, एक कर दिया स्पाइनल कॉर्ड और एक कर दिया नर्व्स। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनको मिला के हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स होते हैं ये इनको हमने क्या नाम दे दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी दो चीजें आएंगी, देखते जाइए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो आएगा क्रेनियल नर्व्स। कौन से नर्व्स आएंगे इसमें, क्रेनियल नर्व्स। और सेकंड आएंगे स्पाइनल नर्व्स। दो टाइप के नर्व्स आ गए, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये हैं टोटल 12 पेयर्स। कितने हैं, 12 पेयर्स, मतलब टोटल 24 है। स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें, स्पाइनल नर्व्स होते हैं टोटल 31 पेयर। कितने होते हैं, 31 पेयर। तो हमारे पास में 12 पेयर कौन है, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, तो हम कहेंगे, एक सेकंड रुकिए, स्पाइनल नर्व्स हमारे पास में टोटल 31 पेयर। ठीक है ना। तो क्रेनियल नर्व्स हो गए और स्पाइनल नर्व्स हमारे पास में हो गए। आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ये किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सही है। हमें जरा शुरुआत करनी है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। किसके साथ शुरुआत करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि सारे के सारे नर्व्स, सारे के सारे क्या आने वाले हैं, इसमें नर्व्स आने वाले हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो आप बोलने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे सारे के सारे नर्व्स। अब सारे नर्व्स मतलब कौन से वाले नर्व्स की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से किया गया है। कौन से अलग अलग तरीके हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। काय में डिवाइड किया है, एफरेंट
एफरेंट एंड इफरेंट, या फिर इनका एक और नाम है, एफरेंट का नाम है सेंसरी और इफरेंट का नाम है मोटर। हम आगे लिख देते हैं नर्व्स, यहां भी लिख देते हैं नर्व्स। तो हमें अब क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एफरेंट और सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, सेकंड इफरेंट और मोटर नर्व्स क्या होते हैं। तो देखिए बहुत टफ इंफॉर्मेशन है ना जी, अभी देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एफरेंट नर्व्स क्या होते हैं। याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरुआत करेंगे, कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और सिग्नल्स को सेंड करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ऑर्गन्स के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे हाथ में है, अभी मेरे पेन जो है मेरे अभी लेफ्ट हैंड में है और मैं अपने राइट हैंड को ऑर्डर देना चाहता हूं कि इस पेन को उठा लो, तो क्या मेरा ब्रेन मेरे राइट हैंड के मसल्स को ऑर्डर देगा, आंसर इज यस। तो मेरे ब्रेन ने मेरे राइट हैंड के मसल्स को ऑर्डर दिया कि इस पेन को ले लो, तो क्या मेरे राइट हैंड ने पेन को ले लिया, हाँ ले लिया। ऐसा क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमारा ब्रेन और यहां इस हाथ के मसल्स आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, और जो नर्व्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सीएनएस ले जाते हैं उन्हें बोलते हैं सेंसरी, और जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक ले जाते हैं उसे बोलते हैं मोटर। यहां हम सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं, सेंसरी। तो सेंसरी वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ये जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है। कहां से रिसीव करने वाला है, ऑर्गन से या फिर रिसेप्टर से। लिख देते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। तो जो भी ऑर्गन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा उसका नाम है रिसेप्टर ऑर्गन, और ये रिसेप्टर ऑर्गन इंफॉर्मेशन को कहां भेज रहा है, रिसेप्टर ऑर्गन इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है सीधा सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये लाइन सीधा खींचना बड़ा मुश्किल काम है भाई, चलिए ऐसे ही ठीक है, काम चला लो। तो रिसेप्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में इंफॉर्मेशन को सेंड करना, ये किसका काम है, सेंसरी नर्व का काम है। लिख देते हैं किसका काम है, दिस इज फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन या फिर सेंसरी नर्व्स। कितना गंदा हो गया, फिर से लिखेंगे एक बार, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। चलिए तो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ट्रांसफर करेंगी, आगे कंटिन्यू करेंगे हम, लीजिए सीएनएस के पास। अब चलते हैं मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या करने वाले हैं, यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलेगी और ऑर्गन्स के पास पहुंचेगी। कहां से चलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास, ऑर्गन के पास। तो अगर मेरी उंगली में पिन चुभ गई थी तो मेरे ब्रेन को पता चलेगा, हाँ किसने बताया, कौन है जो ये पिन चुभने वाले एरिया से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन। और कौन है जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेरे मसल्स के पास पहुंचा है, मोटर न्यूरॉन। तो याद रखना मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कहां से कहां पहुंचाएंगे, तो आप बोलेंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, तो आप बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन गई है और लेके जाने वाले का नाम है मोटर नर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला डिवीजन है जिसके बारे में हमने अब तक चर्चा कर ली है। अब आगे बात आती है, आगे किस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आगे हम बात करने वाले हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो कि अगेन किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो मतलब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जब बात की थी तो इसमें हमने क्या डिस्कशन किया, दो पार्ट है इसमें, एक एफरेंट और एक इफरेंट। एफरेंट को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व, इफरेंट को हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। एफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन के पास लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं, मतलब ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है।
उसके अलावा जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से आपके मसल्स और ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है CNS2 इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो आपको याद रखना। अब जो अगला डिवीजन है PNS का, PNS मतलब कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए हम लिख लेते हैं जल्दी से। PNS जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मतलब जितने भी नर्व्स हैं PNS में आता क्या है? PNS मतलब क्या? PNS मतलब all the nerves of brain and spinal cord। हमको सबको मालूम है कौन से नर्व्स की बात हो रही है। ब्रेन से निकलते हैं 12 पेयर, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं 31 पेयर नर्व्स। कितने नर्व्स? 31 पेयर नर्व्स। इन सारे नर्व्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। खास चीज ये है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब खास चीज ये है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है इसका काम क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स कौन से हैं? जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, और साथ ही साथ स्केलेटल मसल वो हैं जो क्या करते हैं? स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है। अब मैं कहूं मेरे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड मेरे हाथ हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे थंब बंद हो जाए, थंब जो है पाम की तरफ मूव कर जाए, क्या मैं मूव करवा सकता हूं? करवा सकता हूं। मैं चाहता हूं मेरी ये चारों फिंगर्स जो हैं ये भी पाम की तरफ मूव कर जाएं, तो क्या ये मूव करेंगे? कर जाएंगे। मतलब मैं सोच समझ के जो चीज चाहता हूं वो मैं इन मसल्स के साथ करवा सकता हूं। ये मसल्स कैसी हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? स्केलेटल मसल। तो ये जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम क्या है? ये वो नर्व्स हैं जो हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। पक्का? मैं लिख देता हूं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या आएंगे? इट कैन कंट्रोल मसल्स ऑफ, या मसल्स ऑफ लिखने से अच्छा डायरेक्टली लिख सकते थे स्केलेटल मसल्स। दे कैन कंट्रोल स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल कैसे होते हैं आपको याद रखना है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स, मतलब हमारे कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये विसरल ऑर्गन्स के पास में वर्क करता है। विसरल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारी बॉडी में एक सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, ईसोफेगस है, इसके अलावा इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, ये सारा वो पार्ट है जो कि सॉफ्ट टिश्यू है। इस सॉफ्ट टिश्यू को कौन कंट्रोल कर सकता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, या बोलो विसरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। अब जरा और स्पेसिफिक जाते हैं। हमारे पूरे विसरल ऑर्गन्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है विसरल नर्वस सिस्टम, और इन सारे सॉफ्ट ऑर्गन के मसल को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम स्पेसिफिकली किसको कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल्स को। किसको? स्मूथ मसल्स को। तो मैं लिख देता हूं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व्स दैट कैन कंट्रोल, इट कैन कंट्रोल स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स। ये है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स अगर आप भूल गए हो, आपने पढ़ा होगा पहले कभी, अगर आप भूल गए हैं तो याद रखना, इनवॉलेंट्री मसल्स जो हैं उनके बारे में लिख रहा हूं, नॉट इन आवर कंट्रोल। जब हमको उल्टी आती है
उस टाइम पे आपके ईसोफेगस, आपका जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके उसके जो मसल्स हैं उन्हें स्मूथ मसल्स बोलते हैं। वो मसल जो है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस करते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारे ईसोफेगस के मसल जब रिवर्स पेरिस्टालसिस करते हैं तो हमको उल्टी आ जाती है, और उल्टी आने के बाद वो उल्टी हम कंट्रोल में नहीं ला पाते। हम उस उल्टी को अपनी मर्जी से लाते भी नहीं है और मर्जी से उसको रोक भी नहीं पाते हैं। एक बार उल्टी आ गई तो आ गई, फिर आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप वॉशरूम तक पहुंच जाए। सही बात है। मतलब कि क्या है, सीधी सीधी चीज, ये जो है कैसे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल, और इनवॉलेंट्री मसल आपके कंट्रोल में नहीं है। तो भाई क्या हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन या सीएनएस कभी इनको कंट्रोल कर ही नहीं पाता है? कर लेता है। आपको उल्टी अगर आ रही है तो इसकी इंफॉर्मेशन या इसके इसके ऑर्डर्स किसने दिए हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिए हैं। पक्का? तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपके ईसोफेगस के स्मूथ मसल को कौन से नर्व्स के थ्रू कंट्रोल किया है? तो आप बोलेंगे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया है। डन? तो ये हमने पीएनएस के दो डिविजन अभी तक कर लिए हैं, एक तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा वाला कौन सा है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब एक और खास चीज है, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको अगेन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलें तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू मोर पार्ट्स, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। वैसे तो पूरे पीएनएस में सोमेटिक और न्यूरल सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इन दोनों को मिला के ये डिवीजन होना चाहिए, पर अगर नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी तो हम भी याद रखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। एनसीईआरटी कह रही है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है, तो हम दो पार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। याद रखना, ये वो सिस्टम है जो हमारे स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है। इसमें वो नर्व्स आएंगे जो हमारे स्मूथ मसल को कंट्रोल करेंगे, और स्मूथ मसल होते हैं इनवॉलेंट्री मसल, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन मसल को ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स देता है। चलेगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में अब हम शुरुआत कर रहे हैं। दो पार्ट्स हैं टोटल। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? एक पार्ट का नाम हमने रख दिया सिंपैथेटिक, न्यूरल सिस्टम, और सेकंड पार्ट का नाम हमने रख दिया पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है? अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलें तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहले क्या चीज याद रखेंगे, मैं जो चाहता हूं कि आप ये रट लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके बारे में एक चीज कभी नहीं भूलना, ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करेगा। तो मैं लिख दूं वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है, इस कंडीशन को हम लोग FFF से डिनोट करते हैं। ट्रिपल F, फियर, फाइट और फ्लाइट। जब आपको डर लगेगा उस टाइम पे ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल बॉडी कंडीशन में, तब आपका सिस्टम कौन सा वाला एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज से डर नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करेगा। और जब आप डर गए हैं, मान लीजिए आप आराम से बैठे हुए हो, गाने गा रहे हो, एकदम से आपके ऊपर एक सांप गिर पड़े, तो सांप आपके ऊपर गिरेगा तो आप उसको गले लगा लोगे, उसको 2-3 किसेस दे दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। उस जैसे ही सांप आपके ऊपर गिरेगा तो आप एकदम से डर जाएंगे, और डर के मारे आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कौन करवा रहा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होगा। ये बात है क्लियर? सही है? अब देखो, इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा क्या क्या हो जाएगा? तो ऐसा बोल सकते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स अवर बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में क्या, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। प्यूपिल, हमारे पास आंखों की पुतलियां हैं, प्यूपिल है,
जब कभी भी हम अंधेरे में खड़े होते हैं और अपनी आंखों को मिरर के सामने अंधेरे में खड़े हो और टॉर्च एकदम अपनी आंखों के सामने जला दो, एकदम टॉर्च अपनी आंखों की तरफ जलाओ और टॉर्च की तरफ मत देखो, मिरर की तरफ देखो। ऐसे टॉर्च आपने साइड से आंखों की तरफ जलाई है और आप मिरर को देख रहे हो, तो आप नोटिस करोगे अंदर एक छोटा सा स्पॉट होता है, होल होता है, और वो होल ऐसे धीमे धीमे करते हुए क्या होगा, एकदम से श्रिंक हो जाएगा। धीमे नहीं, जल्दी से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं प्यूपल। क्या बोलते हैं, प्यूपल। प्यूपल वो एरिया है जहां से लाइट हमारी आंखों के अंदर तक एंटर करती है, रेटिना पे जाती है। सही बात है। तो वो छोटा सा जो ओपनिंग है, वो छोटी सी ओपनिंग अंधेरे में तो बड़ी हो जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए, और उजाले के टाइम पे वो जो छोटी सी प्यूपिल है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट, छोटी रह जाती है। क्यों, जिससे थोड़ी कम लाइट अंदर आए, क्योंकि बाहर बहुत सारी लाइट है, कम लाइट अंदर आए। तो डे टाइम में प्यूपिल का लाइट जल रही है, सनलाइट आ रही है, उस टाइम पे प्यूपिल कैसी रहती है, मोस्टली कॉन्स्ट्रिक्टेड, और अंधेरे में प्यूपिल कैसी रहती है, डायलेटेड। पर इमरजेंसी कंडीशन अगर दिन में आ जाए तो, मान लीजिए आप नेशनल पार्क घूमने गए थे, जीप में बैठ के, ओपन वाली जीप में बैठ के, हाथ में कैमरा लिए, एकदम से जीप जो है वो बंद पड़ गई और आपके पीछे पड़ गया एक भालू। अब ऐसी कंडीशन में आपकी प्यूपिल जो है वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि डायलेट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, डायलेट हो जानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप देख पाओ, और ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आप देख पाओगे तो आप बचने का रास्ता निकाल पाओगे। सही बात है ना। तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में जो प्यूपिल है उसका क्या होता है, आंखों की जो पुतलियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं कि खुल जाती है, खुल जाती है। तो इसलिए लिखेंगे प्यूपिल डायलेट। पर पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में तो कोई इमरजेंसी है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में प्यूपिल का क्या होगा, प्यूपिल होगी कॉन्स्ट्रिक्ट। पहली चीज हो गई। अच्छा, आपको सिर्फ क्या सोचना है, इमरजेंसी में क्या होगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। हार्ट रेट जो है इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। ऑब्वियसली हार्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी है, आपके ऊपर सांप गिर गया, पीछे भालू पड़ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये मतलब बॉडी टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन में कैसी होती हैं, क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली, आप बैठे हो आराम से चैन से रिलैक्स कर रहे हो, गाने सुन रहे हो हेडफोन लगा के, ऐसी कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन थोड़ी ना बोलोगे। तो इसलिए जब आप इमरजेंसी कंडीशन में नहीं होते हो तब क्या होता है, तब आपका हार्ट रेट नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, बीपी भी कैसा, नॉर्मल। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब भी काम करेगा तो बॉडी रिलैक्स करेगी और आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, आपका ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल। लिख लिया भाई, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें, क्या आपके ब्रेन की एक्टिविटी इमरजेंसी कंडीशन में सप्रेस हो जाती है कि एकदम स्टिमुलेट हो जाती है, एकदम आप एक्साइटेड स्टेट में ब्रेन आ जाता है कि ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। देखो, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारा ब्रेन एकदम कैसा हो जाता है, एकदम से स्टिमुलेट हो जाता है। हमारी बॉडी के फंक्शन कम नहीं होते, हमारा ब्रेन सोचना समझना कम नहीं करता, बढ़ा देता है ना। ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है, ब्लड मिलने लगता है, कम कि ज्यादा, ज्यादा। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स, ब्लड सप्लाई कहां पे ब्लड सप्लाई की बात हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ। ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन एंड, एक चीज और जोड़ रहा हूं, मसल्स। क्या, मसल्स इंक्रीज। याद रखना, ब्लड सप्लाई जो है आपके ब्रेन को भी चाहिए, जिससे आप खुद को बचाने का तरीका सोच पाओ, आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाए। सेकंड चीज, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पीछे भालू पड़ा हुआ है, तो आप उससे लड़ने की तो बिल्कुल नहीं सोचोगे, ऑब्वियसली भागने की सोचोगे। और अगर आपको भागना होगा और अगर लड़ना भी होगा, तो दोनों कंडीशन में आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, उनको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, ग्लूकोज मिलना चाहिए, और इस वजह से आपके मसल्स में भी ब्लड सप्लाई कैसी होनी चाहिए, हाई। तो हमने यहां पे क्या लिखा है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन एंड मसल विल इंक्रीज। कौन सी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में। कौन है जो ये सब करवा रहा है,
ऐसा कौन है जो प्यूपल को डायलेट करवा रहा है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़वा रहा है, बीपी बढ़वा रहा है, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ और मसल की तरफ बढ़वा रहा है? कौन है ये सब बढ़वाने वाला? तो आप कहेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम। और ये सब क्यों हो रहा है? जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन में बच जाएं। समझ रहे? और अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन से निकल गए हो तो क्या अभी भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा? आंसर इज नो। अब कौन सा सिस्टम चालू हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है आपको रिलैक्स करवाना, टेंशन देना, इमरजेंसी स्टेट में रखना नहीं, रिलैक्स करवाना। तो अगर आप रिलैक्स वाली कंडीशन में हो तो आपके ब्रेन और जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई एक्सट्रीमली हाई होगी कि नॉर्मल होगी? नॉर्मल होगी। तो हम यहां लिख देते हैं नॉर्मल ब्लड सप्लाई। चलो बेसिक सी चीज, नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जाएगी। आगे कंटिन्यू करेंगे अगले। अब देखिए एक चीज बताइए, हाँ, यूरिनेशन डेफिकेशन की बात करें। किसकी? यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। इमरजेंसी सिचुएशन में आपका नर्वस सिस्टम आपको यूरिनेशन के लिए आपको प्रमोट करेगा, डेफिकेशन पॉटी के लिए भी प्रमोट करेगा, या दोनों चीजों को सप्रेस करेगा? तो देखो सीधी सी चीज है, आपके पीछे भालू पड़ा हुआ है, जंगल में गए थे, नेशनल पार्क में गए थे, नेशनल पार्क में घूम रहे थे, पीछे भालू पड़ गया। अब आपके पीछे भालू पड़ा हुआ है तो आपको बचना है उससे कि मरना है? तो ऑब्वियसली हमको बचना है। तो बचने के दौरान आपको कंटिन्यूअसली भागना पड़ेगा या आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो? तो ऑब्वियसली हम ब्रेक बिल्कुल नहीं ले सकते ना। तो इसलिए याद रखना, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में यूरिनेशन को 1 नंबर को और डेफिकेशन को 2 नंबर को सप्रेस करता है। तो मैं लिख देता हूं यूरिनेशन, साथ ही साथ डाइजेशन भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन का जो ब्लड है, डाइजेशन में जो ब्लड रिक्वायर्ड है वो ब्लड कहां चला जाएगा? आपके ब्रेन और मसल्स के पास। तो लिख देते हैं यूरिनेशन, डेफिकेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सप्रेस्ड। तो चलो, यूरिनेशन, डेफिकेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गए हैं? सप्रेस हो गई है, इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं करेंगे ये। और लास्ट पॉइंट पैरासिम्पैथेटिक में क्या लिखेंगे? ऑल दिस फंक्शन विल रीस्टोर, और या ऐसा बोलो ये सारे फंक्शंस कैसे हो जाएंगे? बैक टू नॉर्मल। ठीक है, बैक टू नॉर्मल। मतलब नॉर्मली आप यूरिनेशन भी होगा, डेफिकेशन भी होगा और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। तो ये जो हमने अब तक डिफरेंशिएशन लिखा, किसके बारे में लिखा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली में डिवीजन किसके हैं? तो आप आंसर देंगे दे आर डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। चलिए, तो ये तो हमने अभी डिस्कशन किसके बारे में कर पाए? हम पीएनएस के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जरा बात करते हैं कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है। ये न्यूरल सिस्टम जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन कहां से हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो जरा इसका एक बेसिक सा छोटा सा पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नर्वस सिस्टम जो होता है क्या सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है? और अगर सिर्फ ह्यूमन के पास में नर्वस सिस्टम नहीं है तो कहां से नर्वस सिस्टम सबसे पहले देखने को स्टार्ट हुआ? कॉमन सेंस तो ये कहता है कि नर्वस सिस्टम प्लांट्स के पास तो होता ही नहीं है, एनिमल्स के पास होता है। और एनिमल्स जो हैं उसमें वर्टिब्रेट होते हैं और इनवर्टिब्रेट होते हैं। हमको ये पता है कि हम वर्टिब्रेट में आते हैं, और वर्टिब्रेट में भी हम कहां आते हैं? मैमल्स में आते हैं। और सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन किसके पास है? अगेन हमारे पास है। तो क्या सिर्फ वर्टिब्रेट के पास में ब्रेन है कि इनवर्टिब्रेट के पास भी है? तो आंसर इज, जो ब्रेन है, या ब्रेन की बात नहीं करना चाहिए, नर्वस सिस्टम की बात करें। जो नर्वस सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ है, या फिर बोलो सबसे पहले मिला है किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं यहां पे, सबसे पहले न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले किसमें मिली? हाइड्रा। हाइड्रा किस फाइलम का मेंबर है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा का मेंबर है,
और साथ ही साथ इसके पास में नर्वस सिस्टम के नाम पे मिलती है नर्व का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नर्व्स लिख देते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व नेट। क्या बोलते हैं उसको? नर्व नेट। इनके पास अपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस बता दिया। तो हाइड्रा जो है इट बिलोंग्स टू विच फाइलम? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में जो ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा के पास में मिलता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। क्या मिलता है? नर्व का नेटवर्क मिलता है, जिसको बोलते हैं नर्व नेट। खत्म है इतना सा। एक चीज और याद रखिएगा, हाइड्रा इज अ इनवर्टिब्रेट। क्या है? इनवर्टिब्रेट। सेकंड हम बात करें, आर्थ्रोपोडा फाइलम सबने सुना है, उसमें क्लास है इंसेक्टा। लार्जेस्ट क्लास जो होती है ना, सारे एनिमल्स में जो लार्जेस्ट क्लास है वो है इंसेक्टा। फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी? इंसेक्टा। फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा जो होते हैं, इनकी अगर हम बात करें, इनके पास में आपको ब्रेन मिलेगा। वेल डेवलप्ड ब्रेन? नहीं, अनडेवलप्ड या नॉन फंक्शनल काइंड ऑफ ब्रेन मिलेगा। ब्रेन के अलावा इनमें आपको मिलेगा गैंग्लिया, एंड लास्ट चीज मिलेगी न्यूरल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? न्यूरल टिश्यू। तो टोटल हम बात करें इन्वर्टिब्रेट की, अगर बात करें तो हाइड्रा इज अ इन्वर्टिब्रेट। हाइड्रा जो है वो इन्वर्टिब्रेट है। वो हाइड्रा के पास हमको क्या देखने के लिए मिला है? आप कहेंगे नर्व नेट देखने के लिए मिली है। सेकंड कौन है? इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं और ये भी इन्वर्टिब्रेट है। इनके पास में हमको ब्रेन मिलेगा, हाँ। गैंग्लिया मिलेंगे, हाँ। न्यूरल टिश्यू मिलेगा, हाँ। पर याद रखना, इनके पास में जो गैंग्लिया है ये इनके ब्रेन की तरह काम करता है, और जो इनका एक्चुअल ब्रेन है वो कैसा है? अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो इनका जो मेन पार्ट है, जो जो सोचने समझने में हेल्प करता है, वो है गैंग्लिया। कौन सा पार्ट है? गैंग्लिया। चलिए, तो अब क्या इन्वर्टिब्रेट के पास में ब्रेन है? आंसर इज यस। कोई पूछे किसके पास, बता देना हाइड्रा और इंसेक्ट के पास। पर क्या वेल डेवलप्ड ब्रेन इनके पास में प्रेजेंट है? आंसर इज नो। इनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है। तो हमें बोलना चाहिए मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज यूजुअली सीन इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस बिलोंग टू वर्टिब्रेट्स। लिख देता हूं, मोस्ट डेवलप्ड nervous system is seen in humans। किस में देखने के लिए मिलेगा? ह्यूमंस में मिलेगा। द मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज सीन इन ह्यूमंस। ठीक है, और ह्यूमंस मतलब कौन? वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स। डन। ठीक है, तो अब हमने इतना सारा डिस्कशन आज कर लिया है, एंड आई होप आपने आज जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था होम्योस्टैसिस। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन। थर्ड हमने बात की थी इंटीग्रेटिव सिस्टम्स के बारे में। इंटीग्रेटिव सिस्टम दो थे, एक था न्यूरल सिस्टम, एक था एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमने बात की थी कि जो न्यूरल सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल और जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स जो हैं उसमें आपको 2 चीजें काउंट करनी है। नर्व्स को पहली बात तो हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड चीज, इसमें आते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने क्लासीफाई किया 2 पार्ट में, एक था एफरेंट और सेंसरी नर्व्स, सेकंड इफरेंट और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाते हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से इफेक्टर तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें सारे ब्रेन के और सारे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स आते हैं, और इन नर्व्स को फिर से हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब जो सोमैटिक और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें से सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है किसको? वॉलेंट्री मसल्स को, या फिर बोलो स्केलेटल मसल्स को।
और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स को, या बोल सकते हो इनवॉलेंटरी मसल्स को। आगे मूव करते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है ये इमरजेंसी के टाइम वर्क करता है। कब वर्क करता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब वर्क करेगा? नॉर्मल बॉडी कंडीशंस के दौरान, जब आप किसी भी स्ट्रेस में नहीं है तब। आगे अब न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रा और इंसेक्ट जो होते हैं दे बिलोंग टू इन्वर्टिब्रेट्स। तो क्या इन्वर्टिब्रेट के पास में न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम होता है? आंसर इज यस। अब हाइड्रा जो होता है उसके पास में मिलेगा नर्व नेट। क्या मिलेगा? हाइड्रा में मिलता है नर्व नेट। डन। और जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास में मिलेगा ब्रेन, गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, पर इनके पास जो ब्रेन है वो उतना ज्यादा काम का नहीं है। पर क्या इनके पास में गैंग्लिया है? हाँ, और गैंग्लिया जो होता है इट विल एक्ट एज अ ब्रेन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और वी कैन से इंसेक्ट्स। अब हम वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो नर्वस सिस्टम है वो वर्टिब्रेट के पास ही है। उसमें भी किसके पास में है? आंसर इज ह्यूमंस के पास में। तो चलिए, एक हमने रिवीजन भी कर लिया और अभी यहां तक का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस इन सीरीज के सेकंड पार्ट में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।